सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्न युग्मों में से किसकी विमाएँ समान होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बल तथा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य तथा बल युग्म, ऊर्जा तथा शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी बल आघूर्ण तथा बल। तो अगर बात की जाए कि इनमें से जो है किसकी विमाएँ समान होंगी, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है वर्क एंड टॉर्क, यानी कि कार्य तथा बल युग्म। तो दोस्तों, भौतिकी में जो है इनकी विमाएँ समान होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक उसी प्रकार से बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू भी हम जानते हैं क्या होता है कि बल गुणा लंबवत दूरी। तो इनकी विमाएँ जो है वो भी आपके समान होती है, और इनकी विमा होती है M/L2 और T-2। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों की सेम विमा होती है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज, यानी कि आवेग की विमा जो होती है वो किसके समान होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं दाब इनटू समय, कोणीय संवेग, वर्क अपॉन वेलोसिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रैखिक संवेग की परिवर्तन होने की दर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाएगी कि आवेग की विमा जो है वो किसके समान होती है, तो हम जानते हैं कि आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। ठीक है, और आवेग की विमा जो है वो कार्य बटा वेग की विमा के समान हो जाएगी, क्योंकि इसकी विमा भी जो है वो होती है M/L/T-1। तो इस प्रकार से इसकी विमा जो है वो वर्क अपॉन वेलोसिटी की विमा के समान होगी। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर टेस्ला के साथ में। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में स्वप्रेरण आपको दिया गया है, तो स्वप्रेरण जो है वो हेनरी के साथ में जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स जो है वो आपके वेबर के साथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके मात्रक आपको दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि दिया हुआ है 1 के लिए ए, 2 के लिए सी और 3 के लिए बी। तो इस प्रकार से जो है इसको हम मिलान कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि रोज़ दोपहर 3 बजे और शाम को 9 बजे होती है। दोनों ये जो क्लासेस है वो आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी को डेडिकेटेड है। तो इसके लिए जो है आप लोग सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद में डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके जो है आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है मेरा यूज़र नेम सर्च करना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरे यूज़र नेम की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मेक श्योर कि दोस्तों आप मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही जो है आप लोग लेक्चर्स की PDF को भी जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और एक चीज़ बता दूं कि पहली बार जो है क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस से किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज़ करते हो, तो अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करते हो, तो आपको जो है उसमें 10% का इंस्टेंट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। एयरफोर्स की तैयारी के लिए जो है राफेल बेंच भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपके वाई ग्रुप बैच की तैयारी के लिए है। तो उसकी भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इनमें से किस बल के कारण होती है।
तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं गुरुत्वीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर नाभिकीय बल। तो दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है वो संसार के प्रत्येक कण जो कि आपके हर पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से इसके लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि चंद्रमा का जो अध्ययन होता है यानी कि स्टडी ऑफ मून, उसको जो है वो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो इनमें से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन जी। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान m, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m, गुरुत्वीय स्थिरांक g या फिर पृथ्वी की त्रिज्या r। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हमारा सही आंसर होगा कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी कि गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m के ऊपर जो है ये निर्भर नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की जो दो वस्तुएं होती है, मान लीजिए कि कोई दो वस्तुएं हैं जिनका अलग अलग द्रव्यमान है, तो उनको मुक्त रूप से जो है अगर वायु की अनुपस्थिति में गिराया जाएगा ऊपर से, तो दोनों वस्तुएं जो है वो ज़मीन पर एक साथ पहुंचती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है या फिर समान रहता है। तो देखिए कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है प्रभाव कम हो जाता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है वो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों पे मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव ये पड़ेगा कि वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है या फिर वस्तु का वेग शून्य है। तो क्या होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में जो है 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि या फिर वेग में परिवर्तन की जो धनात्मक दर होती है उसको ही हम जो है वो त्वरण बोलते हैं, ठीक है। और यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण जो होता है वो आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में कार्य करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क इन स्पेस। ऑप्शंस दिए गए हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर गति संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए रॉकेट जो है ये आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। किसके ऊपर? संवेग संरक्षण के ऊपर जो है ये आधारित होता है। तो वैसे तो इसके लिए जो है राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत के अनुसार जो है वो किसी भी पृथक व्यवस्था में जो है दो पिंड से टकराए जाने पर जो है उस व्यवस्था का कुल संवेग जो है वो टकराव से पहले जो है अगर दोनों पिंडों के मध्य में u1 और u2 अगर हम माने तो वो जो है आपके टकराव के बाद में v1 और v2 हो जाता है। यानी कि इसको जो है हम कैसे देखते हैं, तो अगर आप लोगों ने 11-12 जो है वो साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट की है तो आपको पता होगा ये चीज़, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले जो है ये m1 u1 हो प्लस m2 u2 हो तो ये जो है बाद में क्या हो जाएगा, ये बाद में जो है m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि एक रॉकेट जो है वो आपके अंतरिक्ष में संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है।
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम लोग जो है वो संवेग बोलते हैं, यानी कि संवेग इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है कि मास एंड वेलोसिटी, तो ये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग के बारे में और मैं आपको बता दूं कि संवेग जो है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी इकाई जो है वो आपके किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको जो है केवल एक पिंड से दूसरे पिंड के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रॉकेट लॉन्चिंग के ऊपर जो है कौन सा नियम आधारित होता है। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि न्यूटन ने अपने तीसरे नियम के अंदर बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसकी विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी जो है उसी का एक उदाहरण होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो उदाहरण और बता दूं ताकि आप लोगों को आगे याद रहेंगे। तो देखिए कि बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। ये भी जो है आपके क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण होता है। इसके अलावा पानी के अंदर खड़े नाव से जब ज़मीन पर कूदा जाता है तो नाव जो है वो थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है दोस्तों वो आपके क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर डैश नियत हो तो स्थान बदलने पर क्या नहीं बदलता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वेग, द्रव्यमान, गति या फिर भार। तो किसी पिंड या फिर जो है वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा या फिर जितनी क्वांटिटी होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो कहा जाता है, जबकि वस्तु को जो है पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे वस्तु का भार हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है और अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, जबकि भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो वस्तु को जो है किसी भी स्थान पर ले जाने पर जो है उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं द्रव्यमान, वर्टिकली, पृथ्वी का आकार या फिर गहराई। तो क्या होता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है वो इनके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से अगर नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर जो है समान त्वरण कार्य करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी स्पेशल आपके लिए हो जाते हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है वो इसके रास्ते में किसी एक बिंदु के ऊपर बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो होता क्या है कि किसी भी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर अगर वो गिरेगी, ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान क्या होता है कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु के ऊपर बढ़ जाती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसी एक बिंदु के ऊपर बढ़ेगी। किंतु इस दौरान जो है वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ में बढ़ती है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो गति के साथ में बढ़ती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो गतिज ऊर्जा जो है वो किसी भी पिंड की वो अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो कि रेखीय और कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। ठीक है, और हम जानते भी हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/2 mv
स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर m जो है वो आपका द्रव्यमान होता है और v जो है वो आपके वस्तु का वेग होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है तो जब वो ऊपर की ओर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं कि घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है या फिर बढ़ती है। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में बता दूं तो देखिए किसी वस्तु में जो है स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ में बढ़ती है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो जब कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है तो h का मान जो होता है वो बढ़ता है, जिससे कि स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपके निर्भर करती है mgh के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई आदमी किसी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह कार्य माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य या फिर बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए नो वर्क एट ऑल, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो दीवार को धक्का दे रहा है तो इस स्थिति में वो बल तो लगा रहा है लेकिन वो जो है विस्थापित करने में असफल रह रहा है, यानी कि विस्थापित उस दीवार को नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स में जब तक कोई वस्तु विस्थापित ना होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है कार्य नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि कोई कार्य नहीं हो रहा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं विस्थापन पर, ऑप्शन बी बल और विस्थापन के बीच कोण पर, ऑप्शन सी प्रयुक्त बल के ऊपर या फिर ऑप्शन नंबर डी वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब किसी पिंड के ऊपर हम बल आरोपित करते हैं तो वो पिंड जो है अपने स्थान पर से विस्थापित हो जाता है, ठीक है, और उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का जो गुणनफल होता है वो बल द्वारा पिंड पर किए गए कार्य का कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि ये होता है W = FD cos थीटा, ठीक है। ये हम लिखते हैं कार्य बराबर FD cos थीटा, यानी कि सीधा जाहिर है कि किसी पिंड या फिर वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो बल और विस्थापन के बीच के कोण के एवं विस्थापन पर निर्भर करता है। यानी कि राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हम दूध का विशिष्ट घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कैसे मापेंगे, यानी कि हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। तो देखिए कि दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और इसको जो है वो द्रव घनत्व मापी भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपको हाइड्रोमीटर के कार्य करने का सिद्धांत बताऊं तो ये जो है इस प्रकार से काम करता है कि जो डूबे हुए और असंतुलित पिंड का भार जो होता है वो उतने द्रव के भार के बराबर होता है जो पिंड डूबा हुआ भाग जो है वो विस्थापित करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं W = क्या होता है, M × G, ठीक है, ये होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो सदैव अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि स्थिर रहता है, जबकि गिरने की स्थिति में जी जो है वो एक समान लगता है, जिससे कि जी के मान में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वेग जो है वो त्वरण जी के कारण लगातार बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से mg अर्थात यानी कि भार जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा, जबकि वस्तु का भार जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेंजेबल। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं कि पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऑप्शन बी कि पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी।
तो देखिए वैसे तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो है उनका कोई वैल्यू है नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, इसके लिए यही करेक्ट आंसर है कि हमारे वर्ष की जो अवधि होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने केपलर के नियमों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और केपलर के ग्रहों की गति के नियम से जो है हम जानते हैं कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी जो होता है उसका वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। तो यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि इससे जो है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।